आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का लेसन 2 का टॉपिक 2.3 अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। इसके पहले के जो इस लेसन के टॉपिक हैं वो 2 वीडियो लेक्चर में पूरे किए गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये पार्ट 3 होगा। तो इसके पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उसे देख ले तो यह बेहतर समझ में आएगा। पार्ट 1 में हमने बताया है इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो अम्ल और सूचक की पहचान कराते हैं। दूसरे पार्ट में हमने बताया है कि एसिड और बेस कैसे क्रिया करते हैं। अब तो वो क्रिया कर लिए, पार्ट 2 खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि जो अम्ल और क्षारक हैं उनके विलयन कितने प्रबल होते हैं, उनके विलयन कितने प्रबल होते हैं। अब अम्ल और क्षारक के विलयन के प्रबल होने से क्या तात्पर्य है। तो अगर जल में अम्ल मिला करके उसका विलयन बनाया जाए तो उस विलयन की प्रबलता क्या होगी, उस अम्ल की प्रबलता क्या होगी, या क्षारक मिलाकर के विलयन बनाया जाए तो उसकी प्रबलता क्या होगी। तो जो अम्ल और क्षारक की प्रबलता है ना, यह निर्भर करती है विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर। और अब ऐसे कह सकते हैं कि अम्ल की प्रबलता किस पर निर्भर करेगी, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर या संख्या पर। और इसी तरीके से क्षारक की प्रबलता किस पर निर्भर करेगी, तो वह निर्भर करेगी विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता पर या संख्या पर। अब एक चीज़ और भी जानेंगे कि जो अम्ल की प्रबलता है ना, वो हाइड्रोजन आयन के साथ तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर तो निर्भर करता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन H2O के साथ मिलके, H2O के जल के अणु के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। और तब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के साथ साथ हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता भी काम आती है अम्ल की प्रबलता ज्ञात करने में। तो हम अम्ल की प्रबलता 2 आयनों से ज्ञात करते हैं, या तो हाइड्रोजन आयन से ज्ञात करेंगे या तो जल से क्रिया करने के बाद जो हाइड्रोनियम आयन बनता है उसके सहारे ज्ञात करेंगे। तो ये चीज़ हमारा फाइनल हो गया। फिर से सुन ले कि अम्ल की प्रबलता विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन पर डिपेंड करता है, उसकी संख्या पर या उसकी सांद्रता पर डिपेंड करता है। और क्षारक की विलयन की प्रबलता विलयन में उपस्थित OH आयन की सांद्रता या संख्या पर डिपेंड करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। pH में P सूचक है शक्ति का, पावर का, और H
उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का सूचक है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को pH कहते हैं और वह एक स्केल है। तो जो pH स्केल होता है ना, pH स्केल, वह 0 से 14 तक 0 से 14 तक माप करता है। यानी कि जो pH आएगा वह 0 से लेके 14 के बीच में अपना मान बताएगा। यह एक स्केल है और इस स्केल पर हम अम्लता मापते हैं, क्षारकता मापते हैं और इन दोनों के बीच में उदासीन विलयन भी मापते हैं। तो अगर उदासीन विलयन भी मापते हैं, तो अगर 0 और 14 से को लेकर के हम शुरू करें तो 7 बीच में आता है। अगर pH 7 आया तो विलयन उदासीन होगा, अगर 7 से कम आया तो विलयन अम्लीय होगा और अगर 7 से अधिक आया तो विलयन क्षारीय होगा। इतना हमें याद रखना है क्या, कि pH 0 से लेके 14 के बीच में आएगा, बस इतना। 7 आया बीचों बीच तो विलयन उदासीन होगा, 7 से कम आया तो विलयन अम्लीय होगा और 7 से अधिक आया तो विलयन क्षारीय होगा। इसको हम ऐसे समझते हैं यहाँ पे चार्ट में। कि ये हमारा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता के परिवर्तन के साथ pH की विभिन्नता का ग्राफ दे रहे हैं। अगर pH हमने ज्ञात किया और 7 आया तो विलयन उदासीन हुआ, 7 से कम आया तो विलयन की प्रकृति अम्लीय हुई और 7 से अधिक आया तो विलयन की प्रकृति क्षारीय हुई। अब इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि इस 0 से 14 के संख्या का संबंध और 7 का संबंध क्या है। फिर से सुने, हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि 0 से जो 14 का आंकड़ा है वह कहाँ से आया और बीच में जो 7 आया वह कहाँ से आया। ये एक्स्ट्रा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली जो जल का pH निकालते हैं ना, तो pH का जो संबंध होता है वह हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से होता है। किससे होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से होता है। मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से होता है, और जल का जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता होती है उसकी पावर 10⁻⁻14 में आता है। और इस 14 में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है
क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल आयन दोनों की सांद्रता होती है, तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन की जो सांद्रता है वह मिला करके कितना है, 10 to the power -14 है, 10 to the power -14 है। सॉरी, हाइड्रोजन आयन और जो हाइड्रॉक्सिल आयन की संयुक्त सांद्रता है, चूंकि वह जल की सांद्रता तो उसमें दोनों शामिल है, जो संयुक्त सांद्रता है वो 10 to the power -14 के 14 है। अब उस 10 to the power -14 में अगर हाइड्रोजन की सांद्रता निकाला जाए तो वह होता है 10 to the power -7, और ये हाइड्रॉक्सिल का निकाला जाता है तो वो भी आता है 10 to the power -7। तो इस तरह से दोनों मिलाकर के क्या हो जाता है, 10 to the power -14। चलिए, तो जो 10 to the power -7 है ना, 10 to the power -7 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और जो pH में आ रहा है 7 उदासीन का, उससे सीधा संबंध है। यहाँ पे ये माइनस में पावर है और यहाँ पे यह प्लस में pH है। यह हाइड्रोजन आयन सांद्रता है और यह pH है। दोनों में संख्या तो समान है, बस वो पावर में यहाँ प्लेन पे है। तो ये ऐसे, ये गणितीय तरीका है निकालने का, वो बाद में देखेंगे, यहाँ पे चर्चा में नहीं है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ कैसे 10 to the power -7 हुआ। चलो, लेकिन ये दोनों अंक एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हाइड्रोजन आयन 10 to the power -7 है और इसकी सांद्रता को हम बढ़ाएंगे तो ये संख्या क्या होगी, घटेगी। माइनस में है ना, तो बढ़ाने पे ये संख्या क्या होगी, घटेगी, 10 to the power -6 होगा। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है तो यह संख्या घट रही है, और यह संख्या घट रही है तो pH भी घट रहा है। और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी pH घटता जाएगा, 7 से 6 होगा, 6 से 5 होगा, 5 से 4 होगा, और इस तरह से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अपोजिट रिलेशन में pH की संख्या है। तो pH बढ़ा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटी, यानी कि अम्लता घटी, और pH घटा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़े, यानी कि pH यानी कि अम्लता बढ़े। आप इसे फिर से एक बार ऐसे समझें। एक चीज़ आप याद करें कि pH और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इन दोनों का संबंध कैसा है। pH बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता घटेगी। घटेगी मतलब अम्लता घटेगी, अम्लता घटेगी, अम्लता घटेगी। और अगर pH घटा तो यह बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा और अम्लता बढ़ेगी। बस इतना याद करिए। और क्यों बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि आंकड़ा आपने देखा, उसके हिसाब से। नहीं समझ में आएगा फिर पूछिएगा।
यहाँ पे ये स्केल है और ये बता रहा है कि कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच को पीएच पत्र पर दिखाया गया है, जो रंग केवल रफ मार्गदर्शन के लिए दिए गए। यानी कि कुल मिला के ये एक पीएच पत्र है और यहाँ पे 0 से लेके 14 तक की संख्या लिखी गई है। और 0 पे आप जानते हैं कि शुद्ध जल मतलब उदासीन है, और उसके पहले कम होगा तो अम्लीय होगा, और उसके बाद जाएगा तो क्षारीय होगा। लेकिन 7 से जैसे जैसे घटती जाएगी संख्या, पीएच घटता जाएगा, अम्लता बढ़ती जाती है। पीएच घटेगा लेकिन अम्लता बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो 0 है ना, यहाँ पे अम्लता सबसे अधिक तीव्र है, और यहाँ पे 6 पे ना अम्लता सबसे कम है। इसी तरीके से अम्लता घट रही है तो क्षारकता बढ़ रही है। अब यहाँ 8 पे आएंगे तो क्षारकता शुरू होगी, सबसे कम है, और 14 पे जाएंगे ना तो क्षारकता सबसे अधिक है। ये कंसेप्ट है, इसे याद कर लें। क्या? फिर से सुन ले एक बार। पीएच 0 पे आएगा, पीएच 0 रहेगा तो सबसे अधिक अम्लता होगी, और 1 पे उससे अधिक, 2 पे उससे अधिक, 3 पे उससे अधिक क्या अम्लता नहीं, उस 1 पे उससे कम, 2 पे उससे कम, 3 पे उससे कम क्या अम्लता। पीएच बढ़ रहा है, अम्लता घट रही है। फिर यहाँ पे पीएच बढ़ रहा है, क्षारकता बढ़ रही है। तो पीएच की संख्या और अम्लता और क्षारकता में एक संबंध है। पीएच बढ़ेगा, अम्लता घटेगी, पीएच बढ़ेगा, क्षारकता बढ़ेगी। बस इतना याद करें। अब यहाँ पे हम आपको लिखा है अम्ल एवं क्षारक की शक्ति। अम्ल एवं क्षारक की शक्ति जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल की प्रबलता और दुर्बलता का संबंध हाइड्रोजन आयन की संख्या से संबंधित है। ठीक है, चलिए फिर आगे हेडिंग हम लोगों के पास कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। इसमें कुछ आंकड़े हैं जिसे आप याद करेंगे। सभी जीव, यहाँ तक कि मृदा भी पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के विपरास के बीच कार्य करता है, मतलब रेंज उसका यही है। इससे अधिक होगा तो गड़बड़ होगा, काम करने में दिक्कत होगी। और जब इससे अधिक होगा तो इसमें केवल संकीर्ण प्राणी, मतलब छोटे जीव ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा जल की पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये आंकड़ा याद रखना है। 5.6 से पीएच कम तो अम्लीय वर्षा कहलाएगा। और इससे नदी के जीवधारियों का जीवन कठिन हो जाता है, यानी अम्लीय माध्यम में जीवों का जीवन कठिन हो जाता है। अब मिट्टी के पीएच की बात करें तो
मिट्टी की भी अपनी एक पीएच होनी चाहिए जिसके आधार पे उसमें पौधे उगते हैं। इसकी जांच करने के लिए ये क्रियाकलाप है, इसे पढ़ लीजिएगा। हमारे पाचन तंत्र का पीएच के बारे में आप जानते ही हैं। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, और यह क्यों करता है, क्या करता है, ये बायोलॉजी का विषय है। वीडियो हम लोगों की बढ़ रही है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा शार्ट करेंगे। पीएच बढ़ जाता है, और जब अधिक हो जाता है तो हम इसके मात्रा को उदासीन करने के लिए क्या करते हैं, एंटासिड क्षारकों का उपयोग करते हैं, और वह एंटासिड अम्ल के मात्रा को उदासीन बना देता है, और तब अम्लता से हमको मुक्ति मिलती है। अब पीएच परिवर्तन से दांत पे क्या प्रभाव पड़ता है, पीएच का दांत पे कितना प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, वह है इनेमल, जो दांतों के ऊपर रहता है परत के रूप में। और यह भी जब पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो क्षय होने लगता है, इसका भी संक्षारण शुरू हो जाता है। तो ये आंकड़ा आप याद कर लेंगे। अब कुछ पौधों और कुछ पशुओं में ना अम्लता जो है, यानी अम्लीय गुण, वह आत्मरक्षा के काम आता है, उससे उनका बचाव होता है। जैसे बरैया का नाम सुना होगा आपने, जो डंक मारती है, मधुमक्खी है जो डंक मारती है। वो जब डंक मारती है ना तो आपको दर्द होने लगता है या स्वेलिंग आ जाती है। तो ये किस कारण से होता है, तो उसमें एक अम्ल होता है, जो अम्ल फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल। उस अम्ल के कारण से हमें डर हो जाता है कि यह हमें नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए हम उनसे दूरी बनाते हैं और उस जीव की रक्षा होती है। यह सिर्फ जंतुओं में नहीं होता, यह नेटल नामक पौधे में भी होता है। नेटल क्या है, तो नेटल एक शाकीय पादप है जिसके कांटे, पत्तियों के कांटे चुभने से उसी तरह का दर्द होता है जिस तरह का दर्द हमें बरैया के काटने से होता है। तो उसमें भी वही फॉर्मिक एसिड होता है, और इस तरह से इनके द्वारा पौधों और जंतुओं की आत्मरक्षा होती है। अब यहाँ पे कुछ सारणी में दिए गए हैं 2.3 कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं। किसमें पाया जाता है, तो सिरका में क्या पाया जाता है, संतरा में, इमली में, टमाटर में, खट्टा दूध में, नींबू में, चींटी के डंक में, नेटल के डंक में, मैथनोइक अम्ल पाया जाता है। ये आप देख लेंगे। यहाँ पे प्रश्न है, इसको आप हल करेंगे, नहीं तो मैं पीडीएफ तो डालता ही डालता हूँ, इसका पीडीएफ डाल दूंगा मैं। लेकिन चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हल्का सा। आपके पास 2 विलयन ए एवं बी है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है, पीएच का मान दिया हुआ है, एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। चलिए ठीक। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अब देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और पीएच में उल्टा संबंध होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक तो पीएच का मान कम, और पीएच का मान अधिक तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम। तो कह रहे हैं कि एक का पीएच 6 है, एक का पीएच 8 है। तो विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक किस में है, तो कम वाले में।
तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है किस में है, तो पीएच का मान 6 वाले में, यानी कि ए में। अब बाकी आप कर लीजिएगा, हम इसका पीडीएफ तो डालेंगे, कोई दिक्कत होगी तो चर्चा करेंगे। और आगे हम लोग का शुरू हो रहा है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। मैं चाहूँगा कि हम लोग आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप लोगों को पूरा देखने में